आज की इस क्लास में हम लोग आने वाले सी टेट एग्ज़ाम्स और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, एच टेट, इन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, किसको माना जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे जीन पियाजे, पावलव, कोहलबर्ग या फिर थॉर्नडाइक। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है ना वह क्या हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो है ना जीन पियाजे को माना जाता है। और अब हम जीन पियाजे से रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जीन पियाजे से रिलेटेड जो सी टेट एग्ज़ाम है या कोई भी टेट एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हम लोगों ने इनके जो सिद्धांत है उसको भी डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने इनके सिद्धांत वाली जो क्लास है उसको नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और उस सिद्धांत को भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिएगा जो जीन पियाजे हैं ना, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर जो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है इन्होंने दिया है, और ये जो है ना इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, जिनमें देखिएगा सबसे पहली हो जाएगी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद इन्होंने बताई है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद इन्होंने बताई है 7 से लेकर 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो अंतिम अवस्था है जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक या 16 वर्ष तक या इससे भी अधिक जो है ना उम्र तक चलती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि किसने बताई है, जीन पियाजे ने बताई है, और इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, यह भी याद रखिएगा। पावलव जो है ना इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। पावलव ने क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके सिद्धांत को भी आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और साथ ही में इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं, जैसे कि इन्होंने मुख्य नियम बताए हैं और उन्होंने गौण नियम बताए हैं। हमको ना मुख्य नियमों को याद रखना है, गौण नियम 5 है, मुख्य नियम 3 है। और मुख्य नियमों में यहाँ पर देखिएगा तत्परता का जो नियम है ना वह बताया है, अभ्यास का नियम इन्होंने बताया है, और इसके साथ ही प्रभाव का नियम भी इन्होंने बताया। और साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कोहलबर्ग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोहलबर्ग है ना, इनको नैतिक विकास जो नैतिक है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत उसका जनक माना जाता है। याद रखिएगा जो नैतिक विकास है इस पर जोर किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने दिया है। देखिएगा कहने को तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बट हम लोगों ने यहाँ पर सभी जितने भी ऑप्शंस हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी को डिस्कस कर लिया है। आगे देखेंगे बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाल मनोविज्ञान है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 1840 से जो है ना वह बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं। तो बताइएगा बाल मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं। विकास, व्यवहार, सामाजिकरण, भाषा विकास। व्यवहार विकास, भावनाएं, सामाजिकरण, या फिर भावनाएं पूर्व अवस्था विकास व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। बाल मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं। व्यवहार हो जाएगा, विकास हो जाएगा, भावनाएं हो जाएंगी, और सामाजिकरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, यहाँ पर व्यवहार, विकास, भावनाएं और सामाजिकरण को भी स्थान दिया गया है, जो कि बाल मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। यहाँ पर देखिएगा जो बाल मनोविज्ञान है क्या वह मनोविज्ञान की एक शाखा है, नहीं है क्या, या फिर यह अपने आप में स्वतंत्र है, या फिर यह एक शाखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सीधा सिंपल सा आंसर है, जो बाल मनोविज्ञान है यह बिल्कुल मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो बाल मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसके बाद देखिएगा बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए बाल मनोविज्ञान का जो अन्य नाम है क्या है बताइएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या फिर साइकोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ना यह बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है बाल मनोविज्ञान ना देखकर वह विकासात्मक मनोविज्ञान भी दे सकता है। देखिए हम लोग जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग
बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार से मनोविज्ञान से रिलेटेड और जो बुक्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में जो बच्चे रहते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास के जो विभिन्न पहलू रहते हैं उनका अध्ययन गर्भाकाल से लेकर परिपक्वता तक किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बच्चों के जो सभी विकास रहते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनका अध्ययन जब गर्भाधान होता है, ठीक है, गर्भकाल से लेकर परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उस बच्चे का बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो हैं, ठीक है ना। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था। विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो प्लेटो है ना, इन्होंने बाल अध्ययन के लिए विप्रयोग विधि को अपनाया था या पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। देखिएगा व्यक्तिगत निदान पद्धति यहाँ पर एक विधि है या यूँ कहें पद्धति है, व्यक्तिगत निदान पद्धति, जो कि एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। तो वह किसका संशोधित रूप है, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करें व्यक्तिगत निदान पद्धति, यह मनोविश्लेषण पद्धति है ना, इसका ही एक परिवर्तित और संशोधित रूप है। आगे देखेंगे यहाँ पर, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, तो शिक्षण जो है ना वह और अधिक कैसे प्रभावी हो सकता है, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, इससे क्या शिक्षण और अधिक जो है ना कक्षा में प्रभावी हो जाएगा क्या, या फिर छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। देखिएगा यहाँ पर शिक्षक के द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक यदि पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित करेगा तो बच्चा जो है ना अपने विचारों को रखने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाएगा, मतलब वह उसे अपने आप में वह स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा और सीखने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमको कक्षा में क्या करना है, शिक्षण जो शिक्षा दी जा रही है तो उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो आंसर तो ये होगा नहीं। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। तो देखिए हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि अब जो शिक्षा चल रही है, ठीक है ना, जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार बालकों को केंद्र में रखा जाता है, बालकों की रुचि के अनुसार जो है ना उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो आंसर यह भी बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे, तो ऐसा भी नहीं है। देखिएगा यदि आपको शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है ना तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाएगा। अब देखिए इससे लाभ क्या होगा, छात्र स्वयं कार्य करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप लोग जो है ना पेड़ों को लगाइए, ठीक है, जैसे कि कोई एक पेड़ को लगाइए और उसको देखिए किस प्रकार से वह बड़ा होता है, किस प्रकार से बीज बोते हैं, किस प्रकार से उसमें पत्ते आते हैं। तो वह बच्चा स्वयं कर रहा है, ठीक है। तो जब वह स्वयं करेगा, उसकी खोज करेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा और शिक्षण जो है ना वह अधिक प्रभावी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हम लोग जो पैडागोजिकल क्वेश्चंस हैं ना उनको काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पैडागोजिकल क्वेश्चंस हैं उनमें आप काफ़ी निपुण हो जाएं और अच्छे से आंसर दे सकें। बट आपको करना क्या है कि लास्ट तक यहाँ पर क्लास को देखना है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, तो देखिएगा अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी शिक्षण जो है ना, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन के प्रयोग में लाया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का, देखिए शिक्षक निर्देशक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाते हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेंज हो गए हैं, क्वेश्चन तो वही है, छात्र केंद्रित। हमको ना बाल, ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान है उसकी पद्धति को फॉलो करना है कि बालक को केंद्र में रखना है, बाल केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। अंतःक्रिया विधियों का मतलब होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीख रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, उसका जो संप्रेषण है ना वह काफ़ी अच्छे से हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, ठीक है ना। तो देखिए एक उत्तम कक्षा कक्ष कब होता है, शिक्षक छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है क्या, तब जो है ना एक
जो कक्षा कक्ष रहता है वह उत्तम होता है? क्या शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है? क्या फिर शिक्षक छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है? तो देखिएगा, यदि उसको एक उत्तम कक्षा कक्ष बनाना है तो शिक्षक को इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी कि छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण भी करेंगे, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, जिससे कि वह अपने विचारों का आदान प्रदान करें और काफ़ी अच्छे से सीख सकें, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित वगैरह भी करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सृजनात्मकता की विशेषता है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सृजनात्मकता होता क्या है। देखिएगा, सृजनात्मकता के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बच्चा है ना, उसको इस प्रकार से सिखाया जाता है कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके, किसी एक जो है ना आंसर पर उसको केंद्रित ना हो। जैसे कि मान लीजिए बच्चों से हम लोगों ने पूछा पेड़ की विशेषताएं बताइए, तो बच्चे जो है ना कई प्रकार की पेड़ की विशेषता बताएगा। कोई बच्चा एक जो है ना किसी विशेषता को बताएगा और कोई बच्चा है अन्य विशेषता को बताएगा। तो इस प्रकार से वह किसी एक चीज़ पर जो है ना वह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो है ना चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से तो सृजनात्मकता का मतलब यही होता है कि बच्चों को जो है ना विभिन्न दिशाओं में सोचने के अवसर प्रदान करना। तो सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है और लचीलापन भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी के सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। देखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल फ्री नोट्स वगैरह जो है ना प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बट आपको करना क्या है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जैसे कि हम लोग बात करें साइकोलॉजी की जितने भी सिद्धांत हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, हिंदी पेडागोजी है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं, संस्कृत पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का और इंडिविजुअली क्लासेस का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जो सामान्यतः छात्र रहते हैं उनमें पठन पाठन के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना, ठीक है ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, हम बात करें छात्रों में पठन पाठन के लिए जो है ना ये सभी की सभी विशेषताएं होनी चाहिए और होती भी हैं। अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता हो तभी तो वह सीखेगा। स्वयं क्रिया करे, मतलब खुद चीज़ें करे तभी सीखेगा। नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, जो नवीन अनुभव है हो सके तो वातावरण से उसके अध्ययन को रिलेट किया जाए। आगे देखेंगे, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। तो यदि मान लीजिए एक बालक है, वह मंद गति से सीखने वाला बालक है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, कुछ सहायता की। तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तो उसको ना विशेष सहायता की अभी आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं उनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले एक बात और आप जान लीजिए, यदि आप लोग पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अपने आप को टीचर समझें और ठीक है इमेजिनेशन करके जो है ना आंसर आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ठीक है ना टीचर हैं, तो आपने प्रश्न किया विद्यार्थी से, उसने गलत उत्तर दिया, तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। देखिएगा, उसको ना कभी भी हम लोगों को गलत साबित नहीं करना है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, ठीक है, ये हो सकता है, बट हम लोग आगे देखेंगे किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए भी नहीं कहेंगे। देखिएगा, ये हो सकता है, बट हम लोग देख लेते हैं। सही उत्तर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, ठीक है। किसी दूसरे विद्यार्थी को यदि हम कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा? डिमोटिवेट हो जाएगा, तो हम उसको डिमोटिवेट भी नहीं करेंगे। सही उत्तर सिर्फ बता देंगे क्या? नहीं, उसे हम बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, उसका निदान करेंगे और उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। आगे देखेंगे, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो शिक्षण जो है ना उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्यवस्तु को पढ़ाना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। देखिए, सिर्फ ये तो उद्देश्य होता नहीं है शिक्षण का कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण कर दिया, या सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना हो गया, या फिर अधिगम का सरलीकरण। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण और उसके तत्पश्चात क्या होता है? छात्रों के द्वारा ज्ञान का ग्रहण करना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या फिर संकलित? तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, तो हम बात करेंगे अंतःक्रियात्मकता की, तो यह शिक्षण का स्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो शिक्षण जो है उसमें शिक्षक को किन किन विधियों को उपयोग में लाना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए? भाषा विधि को, अंतःक्रियात्मक विधियों को, वर्णनात्मक विधियों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको शिक्षण में अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। देखिए अंतःक्रियात्मक विधियों से क्या होगा कि बच्चे जो है ना आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, और अंतःक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, संप्रेषण होगा, जिससे वह काफ़ी अच्छे से सीख सकेंगे। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। क्या विद्यार्थियों को जो परामर्श दिया जाता है उसकी सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या उनका ज्ञान बढ़ता है? सिर्फ उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो देखिएगा जो विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता क्या होती है कि उनके आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जब उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, उनका कौशल भी बढ़ेगा, और वे दुनियादारी में भी सफल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बात और, पेडागोजिकल क्वेश्चन लगाने से पहले यदि आप लोगों ने जो हमारी टैगवर्ड्स वाली क्लास है उसको नहीं देखा है तो उस क्लास को भी ज़रूर से देख लें, ताकि आप जो है ना पेडागोजिकल क्वेश्चन को आसानी से लगा सकें। आगे देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, देखिए बहुग्रेड अध्यापन क्या है, ठीक है, किस प्रकार का अध्ययन है, जिसमें क्या चीज़ें शामिल हैं हम देखेंगे। बहुग्रेड अध्यापन वह है, यहाँ पर देखिएगा बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं होता है। या फिर हम बात करेंगे उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। बहुग्रेड जो अध्यापन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल अक्सर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि जो क्लासेस रहती हैं उनको कंबाइंड कर लिया जाता है। बहुग्रेड अध्यापन का मतलब यही होता है कि एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। शिक्षकों की भूमिका क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना जिससे कि बच्चे ग्रहण कर सकें, छात्रों को अनुशासन में भी रखना, और इतना अनुशासन में नहीं रखना कि वे बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएं और अपने क्वेश्चंस भी ना कर सकें, और अनुशासन में उनको रखना भी है। छात्र केंद्रित, बिल्कुल उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक, वह अपने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकें। अधिगम का सृजन करना, उनको काफ़ी अच्छे से जो है ना अधिगम लर्निंग करें। आगे देखेंगे यहाँ पर अधिगम का मतलब सीखना होता है, यह भी याद रखिएगा। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो जो पठन पाठन है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। देखिएगा यहाँ आंसर भले ही कुछ दिया हो, जो हम बताएंगे वही सही है कि ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, यह हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ हम पाठ्य पुस्तक से थोड़ी पढ़ाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन जो है ना उनको करेंगे। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब होता है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा सोचेगा विचारेगा चीज़ों के बारे में, जिससे कि वह काफ़ी अच्छे से अधिगम कर सकेगा। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से मदद कर सकते हैं एक प्रतिभाशाली बालक की, जिसका IQ लेवल जो है ना वह कितना होगा, 140 से ऊपर होगा। उस पर अधिक ध्यान देकर, उससे अधिक पुस्तक देकर, उसे अधिक समय देकर, उसे संबंधित अधिगम व अनुभव देकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं, उसे संबंधित अधिगम और अनुभव देकर जो है ना हम उसकी हेल्प करेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा उसे संबंधित अधिगम देंगे, अनुभव देंगे तो वह काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा सीखेगा। इस प्रकार से सिर्फ उस पर अधिक ध्यान देकर थोड़ी आप जो है ना प्रतिभाशाली बालक की मदद कर सकते हैं, या उसे पुस्तक दे देंगे अधिक, या फिर उसे अधिक समय दे देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर, ठीक है ना, प्रोफेसर जीन के अनुसार 0 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें से 7 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग की विकास की अवस्था क्या कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है,
अब हम लोगों ने तो बात की थी कि जीन पियाजे ने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक दी है कौन सी अवस्था, संवेदी अवस्था, और 2 से लेकर 7 वर्ष तक दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 7 से लेकर 11 तक दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर 15 वर्ष तक या इससे अधिक ज़्यादा तक दी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह दी है। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक, मतलब यहाँ पर 7 से 11 के बीच जो रहेगी ना वही अवस्था हो जाएगी, मतलब मूर्त संक्रिय अवस्था जो है ना वह हो जाएगी 7 से लेकर 14 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर फ्री सीटेट, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस को भी देख लीजिएगा, साइकोलॉजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी की डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे आपको। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात करते हैं। देखिएगा, आप एक टीचर हैं, ठीक है, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जो पीछे सबसे लास्ट में बेंच पर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो आप उनका क्या करेंगे, मतलब किस प्रकार से उनसे निपटेंगे। आपस में बातें कर रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करेंगे। देखिए, उपेक्षा करेंगे नहीं, क्योंकि डिमोटिवेट हमको बच्चों को करना नहीं है। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। उन्हें कक्षा से बाहर भी नहीं करेंगे, बल्कि उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग उपचारात्मक शिक्षण भी देंगे। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें बेल आइकन को, ठीक है ना, जिससे कि जो बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।